हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जिस समय आप मेरी वीडियो देख रहे हैं वही समय आपके लिए वेलकम के लिए हो। तो बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ने का आज सोचा हुआ है, चैप्टर आपको बिना टाइम वेस्ट किए हुए बता रहा हूं, केमिकल काइनेटिक्स। यानी केमिकल काइनेटिक्स में बहुत सारे टर्म हैं जो मुझे आपको बताने हैं। केमिकल काइनेटिक्स बहुत ही अच्छा चैप्टर है, न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है 12th के बच्चों के लिए जो पढ़ रहे हैं इस समय। तो पहले मैं ये जान लेता हूं कि आखिरकार व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स का मतलब क्या है, क्या होती है केमिकल काइनेटिक्स। काइनेटिक्स का मीनिंग भी जानते होंगे आप, जिसका मीनिंग मूवमेंट से है, यानी कि एनर्जी से है। कहीं पर जो मूवमेंट में होता है उससे रिलेशन है इसका, काइनेटिक्स का। तो अब मैं आपको ये बताऊं सबसे पहले कि ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग किसी भी रिएक्शंस का रेट निकालते हैं और उस पे इफेक्ट होने वाले, उसको इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में जानकारी लेते हैं। तो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, यानी पता करेंगे कितने टाइम में ये रिएक्शन कंप्लीट होती है, एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग देम, और उनको कौन कौन से फैक्टर है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, कंसंट्रेशन है, ये जो इफेक्ट करते हैं इनके बारे में आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हमें 3 बातें पता करनी है। रेट तो बाद में जानेंगे कि क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन, उससे पहले हम ये जाने कि रिएक्शन रेट के हिसाब से होती कितनी कैटेगरी की हैं। तो रेट के हिसाब से रिएक्शंस 3 कैटेगरी में डिवाइड हो जाती हैं। यानी सबसे पहली होती है इंस्टैंटेनियस रिएक्शन, जिसे बोलते हैं वेरी फास्ट रिएक्शन। दूसरी होती है वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो, बहुत ही स्लो रिएक्शन। और एक होती है मॉडरेट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन। तो आज इस वीडियो में केमिकल काइनेटिक्स जो चैप्टर है, इस केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में हम लोग 3 चीजें पढ़ेंगे, इंस्टैंटेनियस रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन एंड मॉडरेट रिएक्शन। और इसी चैप्टर को डिफरेंट वीडियोस में मैं आपके सामने भेजूंगा, आपको भेजूंगा, तो आप पढ़िएगा पूरा चैप्टर मेरे साथ। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्युलरिटी, पूरे बेटर, बहुत अच्छे ढंग से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो में लगातार मेरे साथ बने रहिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर हमारे पुराने स्टूडेंट हैं तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, जरूर आपको अच्छा लगेगा आज ये वीडियो। ये इंस्टैंटेनियस रिएक्शंस क्या होती हैं? वो रिएक्शंस जो बहुत कम टाइम में कंप्लीट हो जाए, पलक झपके मैदान साफ, यानी कि द रिएक्शंस विच कंप्लीट इन ए वेरी शॉर्ट टाइम। ये वो वेरी शॉर्ट टाइम है क्या? लगभग 10⁻⁻8 से लेकर के 10⁻⁻16 सेकंड में अगर ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो मान लीजिएगा कि ये वेरी फास्ट रिएक्शन है। अब भैया ये वेरी फास्ट रिएक्शन कैसे एक्सप्लेन करें, कैसे बताएं आपको वेरी फास्ट रिएक्शन? वेरी फास्ट रिएक्शंस जो होती हैं वो हमेशा आयनिक कंपाउंड शो करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने यहां लिखा है AgNO3 प्लस, है ना, AgNO3 ले लिया और इसमें आपने सपोज कर लेते हैं NaCl डाल दिया। क्या डाल दिया? NaCl। तो या HCl भी डाल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, यहां से HCl भी आप यूज कर सकते हो। तो यहां से HNO3 निकल जाएगा और यहां पर AgCl बनेगा और साथ में निकलेगा HNO3। दोनों हाथों से लिख लेता हूं मैं, है ना, वायरस नहीं हूं। तो AgNO3 और HCl जब रिएक्शन करेंगे तो अब एक्चुअल में होता क्या है कि भैया AgNO3 को देखो तो Ag पॉजिटिव है और NO3 नेगेटिव है। यहां पर देखो H पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है। तो अब आप जानते हैं किसी को अपनी चीज आज तक अच्छी लगी, पराई अच्छी लगती है ना, आप भी जानते होंगे। तो ये Ag पॉजिटिव को क्लोरीन बहन जी अच्छी लग गई,
तो ये क्लोरीन बहन जी के साथ चले गए। हाइड्रोजन भैया को ये NO3 अच्छा लग गया, यानी कि AgCl बना लिया, जो आपको ऊपर दिख रहा है AgCl बना लिया, और साथ में इन्होंने HNO3 बना लिया। अब आपको मैं बता दूं कि ये ऑलरेडी पहले से ही आयंस में टूटे हुए रखे हुए थे, और जब आयंस में टूटे हुए थे तो इन्हें मौका बिल्कुल तैयार बैठे, जैसे सामने टूटेगा हम झपट्टा मार देंगे एकदम से जा करके। तो जैसे इन्होंने झपट्टा मारा ना, टाइम ही नहीं लगा भाई साहब, रिएक्शन जरा देर में कंप्लीट हो। तो ये याद रखिएगा कि इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं कि जो वेरी शॉर्ट टाइम में कंप्लीट हो जाए। टाइम भी मैंने आपको बता दिया एक बात। और दूसरी, ये आयनिक कंपाउंड में से होती हैं क्योंकि अपोजिटली चार्ज आयंस, अरे उनका तलाक होगा हम जाके तुरंत, अरे साहब तुम्हारा तलाक हो गया, आ जाओ। तो ये सब तरीका जो है इन्होंने इसमें अपना दिया कि ऑलरेडी आयंस पहले से बने हुए थे, समय लगा ही नहीं, एक बात। दूसरी भी आपको बता दूं कि ये रिएक्शंस की रेट हम लोग नहीं पता करते क्योंकि इतना समय कम है कि इट इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन। इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन इनका रेट पता करना डिफिकल्ट है, इसीलिए आप इनका रेट नहीं पता करवाते हैं, तो इसलिए इसको हमें नहीं पढ़ना है। तो अब आ जाती है वेरी स्लो रिएक्शंस। वेरी स्लो रिएक्शंस में मैं आपको बता दूं, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन एक दिन का काम नहीं है, आयरन में रस्ट लग जाना। पता लगा लिए छत पर लोहे की रॉड बैठे हुए, बोले भैया देखो आई रस्ट आई, नहीं आई, अरे नहीं आई रस्ट। तो ये रस्ट कोई ऐसा खेल नहीं है, रस्टिंग में समय लगता है। तो जो रिएक्शंस कंप्लीट होने में एक दिन लग जाए, जिनको एक दिन के बाद हो सकता है एक साल लग जाए, कई बरस भी लग सकते हैं। और जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम, फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम, तो कोल और पेट्रोलियम का बनना एक दो दिन का काम नहीं है। कोल और पेट्रोलियम का बनना ये 10, 20, 50 हजार साल में बनता है, इसलिए ये भी वेरी स्लो में आता है। तो अब आप क्या जान रहे हैं कि पता लगा लैब में घुस गए, रिएक्शन करे चले जा रहे हैं, हो ही नहीं रिएक्शन, रेट पता करना है। हाँ, पता लगा पोता दरवाजा खटखटा, जवानी में घुसे तो बुढ़ापा अब निकल कर रहे हैं, इनका क्या रेट पता लगेगा? तो इन रिएक्शंस का रेट नहीं पता किया जा सकता। तो मीनिंग क्या हुआ? मीनिंग ये हुआ कि वेरी स्लो रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिनका रेट पता करना भी डिफिकल्ट है, बिकॉज दीज रिएक्शंस टेक अ लॉन्ग टाइम, जो बहुत लंबा समय लगता है। तो अब आ जाती है, क्योंकि मॉडरेट रिएक्शन की बात आ रही है, तो मॉडरेट रिएक्शंस यानी कि दीज रिएक्शंस टेक अ कैलकुलेटेड टाइम। ये रिएक्शंस एक निश्चित समय लेंगी अपने को कंप्लीट करने के लिए, तो इन्हें मॉडरेट में डाला, या हम लोग इन्हें स्लो रिएक्शन भी बोल सकते हैं। स्लो रिएक्शन भी इनको बोला जा सकता है, वेरी स्लो नहीं बोल सकते आप, स्लो बोल सकते हैं। अब इनमें होता क्या है, जैसे कि क्या होता है, CH3CO है ना, H ले लो या C2H5 एस्टर ले लो, चलो OC2H5, इसमें हमने पानी डाल दिया, HOH गंगा जल डाला एसिडिक मीडियम में, यहाँ पर C2H5OH निकाल दीजिए, कंपाउंड बन जाएगा CH3COOH और साथ में निकलेगा C2H5OH। ये कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि ये रिएक्शन वो कंपाउंड शो करेंगे जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कारण क्या है कि पुराने बॉन्ड टूटते हैं, ओल्ड बॉन्ड जो होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, और न्यू बॉन्ड जो होते हैं वो फॉर्म हो जाते हैं, इसीलिए न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो ये बताओ कि जब पुराने रिश्ते टूटते हैं और नए रिश्ते, यहाँ नए रिश्ते बनते हैं, तो कुछ समय लगता है, समझने में समय लगता है। आपने देखा होगा, एक भाई पुराने रिश्ते जहाँ टूटेंगे नए बनते, एक अरेंज मैरिज होती है, समझने में समय लगता है, उसको रेट को पता किया जाता है। लेकिन वो भगौड़े जो होते हैं, अरे आयन टूटे, बोले अरे चलो भाई निकल लो, उनका क्या है? इसका मतलब हुआ कि यहां पर कुछ समय लगेगा, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हुए, न्यू बॉन्ड बने, ये मॉडरेट है, रिएक्शन पता करेंगे। इंस्टेंटेनियस में क्या पता करेंगे? तुरंत लेके भाग खड़े हुए, बोले चलो भैया, पहले से तैयार बैठे थे, कोई मौका ही नहीं, तो वहां रेट नहीं पता किया जा सकता है। तो इन रिएक्शंस में रेट को पता कर सकते हैं। तो अब आपने ये समझ लिया कि रिएक्शंस कितने टाइप की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, ये कैटेगरी आपने अच्छे से जान ली। तो इसी को जानने के बाद अब एक मन में आपके क्वेश्चन लगातार चल रहा होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन।
ये केमिकल रिएक्शंस का रेट है क्या बोला, तो लगातार हम इतनी देर से आपको बोल रहे हैं कि रेट होता क्या है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन होता क्या है। यहां पर अगर हम रेट की बात करें तो मान लो कोई रिएक्टेंट हमारे पास ए है और ये कोई प्रोडक्ट हमारे पास बी बना देता है। प्रोडक्ट यहाँ रिएक्टेंट आर भी ले सकते हैं, कुछ लोग इसे आर ले लेते हैं, और यहाँ पर हम लोग कुछ लोग इसे पी ले लेते हैं, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट मान लेते हैं। हमने ए भी मान लिया। अब ये बताइए कि जब रिएक्शन कंप्लीट होगी तो ए जो है वो घटेगा और बी क्या होगा, बढ़ेगा। ऑब्वियसली रिएक्टेंट कम होगा और प्रोडक्ट बढ़ता चला जाएगा। तो जो रिएक्टेंट घटेगा ये कितना घटेगा और कितने समय में घटेगा, ये कितना बढ़ेगा और कितने समय में बढ़ेगा, तो रेट इज इक्वल टू हो जाता है डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन इन सेकेंड्स। टाइम किस में लिखा जाएगा, सेकेंड में लिखिएगा। अब यदि इसके रिस्पेक्ट में बात करें तो रेट इज इक्वल टू हो जाएगा इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम। अब ये 20 सेकेंड में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, इसमें इंक डाल दो बेटा। अगर फिर हम बात करें इसे ओवरऑल लिखने की तो क्या लिखें, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आइदर रिएक्टेंट, यानी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट प्रोडक्ट की चेंज होगी, तो यहां लिख सकते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, दोनों में से कोई घटे या बढ़े जो भी है, अपॉन टाइम सेकंड में, तो ये रेट कहलाता है। तो अब अगर रेट को डिफाइन करना है तो एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर फिक्स रहना चाहिए, टेम्परेचर में वेरिएशन नहीं रहना चाहिए। तो याद ध्यान रखिएगा कि रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम के। अब बच्चों हम आपसे बात कर लेते हैं कि मान लीजिए कि कोई भी रिएक्शन है, जब वो रिएक्टेंट घटता है तभी प्रोडक्ट बढ़ता है, ये आप जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, क्योंकि भूख जब मिटेगी तो खाना घटेगा, ये पक्का है भाई। आपकी पेट भर रहा है तो खाना कम हो रहा है, पेट खाली था तो खाना ज्यादा था, ये रिलेशन है। तो वही तरीका यहां पर है। रेट का मतलब है हमें, जैसे आपने कहते हैं बोले भैया क्या रेट दिया, बोले 5 रुपए किलो, तो मतलब क्या है, मतलब इसका सिर्फ इतना है कि कितने, यानी 1 सेकंड में कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। अगर हमारे पास 5 मोल था और 1 सेकंड में 4 मोल घट गया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो मतलब क्या हुआ, 4 मोल पर सेकंड रेट निकल के आ रहा है, ये बात हो जाती है। तो अब हम लोग एक रिएक्शन जो है इससे समझते हैं कि 2 तरीके के रेट होते हैं। एक होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो चीज भी अभी बताते हैं आपको। एक होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। बहुत सिंपल वे में आपको मैं समझाऊंगा इंस्टेंटेनियस और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, वीडियो में बने रहिए, बिल्कुल समझ में आने वाला है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, यानी डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन द इंस्टेंट टाइम। एक क्षण, किसी भी सेकंड में ये रेट कितना होगा ये पता करना हमारे लिए इंस्टेंट है। 1 सेकंड में बोले अरे जी क्या इतनी देर में रिएक्शन रेट पता कर लिया, समझ लेना इंस्टेंटेनियस रेट है। तो अब मान लेते हैं कि हमारे पास ये आर कोई रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट बन गया, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू हो जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन, माने डेल्टा, यहाँ आर और यहाँ आ जाएगा डेल्टा टी, यहाँ माइनस साइन आ जाएगा क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घट रही है, ये माइनस साइन शो कर रहा है, और यहाँ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। लेकिन हम लोग इंस्टेंटेनियस पढ़ने जा रहे हैं, तो डेल्टा जो टर्म है ये क्या हो जाएगा,
ये आपका डी यानी कि इंस्टेंट टाइम में, जहां पर टाइम क्या हो जाएगा, लगभग 0 हो जाएगा इंस्टेंट टाइम में, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर डेल्टा टी की बात करें तो लगभग ये क्या हो जाएगी, 0 के बराबर पहुंच जाएगी, लगभग 0, 0 होगी नहीं, लगभग 0 होगी, इंस्टेंट टाइम होगा। तो इसको हम क्या लिख देंगे, इसको हम लोग dt लिख देंगे, और डेल्टा जो r है इसको हम लोग dr लिख देंगे, यानी कि, और इसे डेल्टा p को क्या लिख देंगे, dp लिख देंगे। तो इसका मतलब इंस्टेंटेनियस रेट इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस dr अपॉन dt इज इक्वल टू, ये बढ़े तो यहां प्लस साइन याद रखिएगा, dp अपॉन dt। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन वो रेट है जो एक इंस्टेंट टाइम पे निकाला गया होगा, सेकेंड के किसी पार्ट पे निकाला गया होगा, वो कहलाता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब बच्चा ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो अगर हम लोग एवरेज निकालते हैं तो सपोज कर लेते हैं कि यहां पर कंसंट्रेशन x1 थी, तब टाइम 0 था, लेकिन जब टाइम T2 हो गया, यहाँ T1, टाइम T1 मान लो, T की जगह आप T1 मान लीजिए, यानी कि T सेकेंड T1 था, और जब दोबारा हुआ तो ये T2 हो गया, यहाँ x1 था, ये x2 हो गया। तो इसका मतलब हुआ क्या, इसका मतलब हुआ कि जब हम एवरेज रेट निकालेंगे तो एवरेज रेट में हम लोग चेंज इन कंसंट्रेशन क्या होगा, x1 माइनस x2 हो जाएगा। शुरू में कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, बाद में कम हो जाए, घट जाएगी, यानी कि अब बाद में क्या होगा, डेल्टा टी यानी चेंज इन टाइम, टाइम शुरू में कम रहा होगा और बाद में बढ़ जाएगा, तो यहाँ T2 माइनस T1 लिख देंगे, तो ये डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी भी लिखा जा सकता है। दिस इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब हुआ कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन, रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम। कितना कंसंट्रेशन एक पर्टिकुलर टाइम में घट या बढ़ गया है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, वो कहलाता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये बात मैंने आपको बता दी। अब यहां पर मैं कुछ बातें आपको, एक क्वेश्चन मेरे पास है उसको दिखाता हूं, यानी रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है एवरेज रेट ऑफ और इंस्टेंटेनियस एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का। तो एक क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूं आपके सामने। क्वेश्चन क्या है, एक रिएक्शन दे रखी है 2x प्लस, पहले मैं आपको बताऊं, उस क्वेश्चन को बाद में करते हैं। यहां लिया मैंने ए कोई रिएक्टेंट लिया, ए मोल लिया, बी का बी मोल लिया, सी का सी मोल बनाया, डी का डी मोल बना दिया, ठीक है। अब यहां करना क्या है, यहां क्या होता है बेटा, जो ये चीज लिखी होती है नंबर ऑफ मोल्स में, आपको ट्रिक बता रहा हूं, इसको ध्यान रखिएगा। रेट ऑफ रिएक्शन dx अपॉन dt इज इक्वल टू हो जाता है 1 अपॉन ए, इसको नीचे ले आइएगा, मतलब जो भी है ये मोल नीचे डालिएगा, और यहाँ डी ए हो जाएगा अपॉन डी टी। बहुत आसान तरीका है, माइनस साइन, क्योंकि रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट में माइनस साइन का ध्यान रखेंगे। यहाँ बी हो जाएगा, यहाँ डी बी अपॉन डी टी हो जाएगा, इज इक्वल टू, ये प्रोडक्ट है, यहाँ साइन प्लस रखिएगा, ये जो नंबर ऑफ मोल्स है नीचे लटका दीजिएगा। ऐसे करके आप घबराना बिल्कुल नहीं है, अनुसार आपके साथ हैं, बिल्कुल आप टेंशन फ्री रहिए। यहाँ पर प्लस 1 अपॉन डी, और डी की कंसंट्रेशन ये हो जाएगी आपका डी, और यहाँ डी टी हो जाएगा। तो बच्चों ये है क्या, इसका मतलब है जो नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं ये 1 अपॉन में लेते आइए, आपको पर यूनिट टाइम का रेट पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मैं अब क्वेश्चन लेता हूं, कह रहा डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, एक्स और वाई है, एक रिएक्शन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, बना दिया इनने x2y3। अब बच्चों इसका इन्होंने रेट निकलवाया कि भाई ये बताओ रिप्रेजेंट कैसे करें, कुछ नहीं करना, इन्होंने रिप्रेजेंटेशन बताया। तो हमने अभी आपको क्या सिखाया कि dx अपॉन dt इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 dx अपॉन dt, सिंपल है ना। इसको लिखना है तो इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 यहाँ dy अपॉन dt, डोंट वरी। इसके बाद यहाँ पर ये प्रोडक्ट है तो प्लस साइन रहेगा, आगे कुछ लिखा नहीं है तो ऊपर टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, x2y3 अपॉन dt, बस इतना लिखना है आप। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर ये मैंने इंस्टेंटेनियस रेट लिखा है बच्चा, इंस्टेंटेनियस रेट, अगर आपको यही एवरेज रेट लिखना पड़े, एवरेज रेट लिखना पड़े तो घबराना नहीं है, केमिस्ट्री आपके साथ है। क्या करना है, 1 अपॉन 2 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, यहां क्या करना है 1 अपॉन 3 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू, यहां पर डेल्टा x2 y3,
और नीचे आ जाएगा आपका डेल्टा टी। तो ये एवरेज रेट हो गया। तो इस तरीके से आप इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट निकाल सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिरकार फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। इस रिएक्शन के रेट को, अब मैं आपको एक चीज और बताऊं, बहुत बहुत उम्दा चीज बताता हूं आपको, बहुत बढ़िया चीज बताता हूं। देखिए ध्यान दें, ये तो आप सब सीख गए होंगे कि कैसे रिएक्शंस लिखेंगे, बड़ा मैंने आराम से आपको समझाया है और कोशिश। ये बताइए कि अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो यहां पर मैं कंसंट्रेशन ले लेता हूं, यहां पर ये बताइए, यहां पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, सॉरी यहां पर मैं टाइम ले लेता हूं, टाइम, और टाइम हमेशा सेकंड में चलेगा, है ना, आजकल आप लोगों का टाइम खराब चल रहा है। और यहां पर मैं क्या ले देता हूं, कंसंट्रेशन। अभी बताओ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगी, शुरू में 0 मैक्सिमम। अब रिएक्टेंट जब घटेगा तो प्रोडक्ट बढ़ेगा, और प्रोडक्ट शुरू में 0 होगा बाद में। तो ये जहां पर रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि हम लोगों को क्या करना है, ये जो लाइन है वो रिएक्टेंट की लाइन है, क्योंकि कंसंट्रेशन घटेगी, रिएक्टेंट की लाइन है, और ये लाइन प्रोडक्ट की लाइन है क्योंकि कंसंट्रेशन बढ़ेगी। ये लाइन जहां पर दोनों की कंसंट्रेशन बराबर हो जाती है, दिस इज कॉल्ड स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, जो आपने 11th में पढ़ा था। ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है जो आपको जानना है। तो इसी से रिलेटेड मैं अब आपको आगे कंटिन्यू कर देता हूं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, कौन कौन से फैक्टर है वो मैं आपको बताऊंगा। अभी यहां पर मैं हेडिंग बना दूं पहले, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं, एक एक फैक्टर सुनेंगे। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कंसंट्रेशन की। तो कंसंट्रेशन जब बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे, और जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे तो आपस में टकराएंगे। अरे भाई साहब, भीड़, लड़ाई हमेशा भीड़ में होती है, अकेले में नहीं होती। आपने देखा बारात में जा रहे हैं, थाली लिए खाना खा रहे हैं ऐसे करके, हैं, क्या हुआ, एक टक, अरे क्या कर दे भाई, सब गंदी कर दी, तमीज ही नहीं तुम्हें खाना खाने का। मतलब रिएक्शन हो गई वहां, है ना, रिएक्शन हो गई, यानी कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो रिएक्शन बढ़ेगी। जितनी ज्यादा बस में जितनी भीड़ होती, धक धुक, इधर लगा धक्का, तो क्या रिएक्शन ज्यादा हो रही है। तो इसका मतलब है कि जहां पर कंसंट्रेशन बढ़ती है रिएक्शन वहीं पर ज्यादा हो जाती है, रेट बढ़ जाता है। लेकिन कभी कभी इतनी ज्यादा कंसंट्रेशन ना बढ़ा देना, हिल भी ना पाए, मॉलिक्यूल जाम है, रिएक्शन करने की तैयारी नहीं, मूवमेंट ही नहीं उसमें, बस में इतना गूंज के भर दिया, हिलने को तैयार नहीं, गाली क्या देख कर लेंगे हम उसको। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंसंट्रेशन एक लिमिट तक बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, क्योंकि नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ते हैं, आपस में मॉलिक्यूल टकराते हैं। दूसरी बात, टेम्परेचर बढ़ाओगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। अरे सीधी सी बात है, आग लगेगी तो क्या बैठे रहोगे, भागोगे वहीं पर। 10 15 20 लोगों कमरा बंद कर दो, अंदर आग लगा तो क्या होगा, मजा आएगा, अंदर सब भागेंगे, दरवाजा तोड़ेंगे, यानी रेट बढ़ेगा, चनगड़ा दरवाजा खोल होगा, देखा जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, रिएक्शन का रेट बढ़ता है जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल को एनर्जी मिलती है, लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पे ऐसे भाग के जाता है, तो रिएक्शन का रेट बढ़ेगा। साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि अगर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है, एकदम डबल, ट्रिपल भी हो जाता है कभी कभी। तो रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट will be the effect of temperature when temperature changes from 283 केल्विन to 293 केल्विन, 283 से 293 कर दीजिए, तो टेम्परेचर इतना बढ़ाएं तो रिएक्शन का रेट भैया डबल हो जाएगा। सिंपल सी बात है ना, इतना ये प्रैक्टिकली कैलकुलेटेड वैल्यू है, ध्यान रखिएगा। अब आपको और बताऊं, सरफेस एरिया बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। एग्जाम्पल दूं, घर में कढ़ाई है, मम्मी से पूछ लेना, बड़ा अच्छा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा लेती है। कैसे कढ़ाई का नीचे का जो सतह होती है वो खुरदरी होती है। क्यों बनाई गई खुरदरी सतह, कुकर का नीचे का तला जो है वो खुरदरा क्यों बनाया गया, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ेगा और रेट ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन बढ़ेगी। अरे हलवाई की कढ़ाई देख लेना, अंदर खूब साफ करेगा, घुस घुस के साफ करेगा, रगड़ेगा, लेकिन बाहर भाई वहां तो नहीं लगाता है। जलेबी की कढ़ाइया बाहर से देख लोगे तो जलेबी नहीं खाओगे, इतनी गंदी रहती है। क्यों, क्योंकि वो इसलिए इकट्ठा करें सब मटेरियल, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, और जब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा तो जलेबी जल्दी बनेगी। तो आप भी जानते हैं, इसका मतलब हुआ कि जितने भी बर्तन हैं उनकी सरफेस इसीलिए खुरदरी रखी जाती है, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, और सरफेस एरिया बढ़ाने से हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ता है। तो सिंपली उसी वे में समझाना चाहता हूं, लकड़ी के बड़े से लट्ठे को जलाइए, समय लगेगा, टुकड़े करके जला दीजिए, समय कम लगेगा, इट मीन्स सरफेस एरिया बढ़ा दिया, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया।
तो जितनी भी केमिकल्स हैं उनको पीस के बुरादा करके यूज करिए, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। इसीलिए आपने देखा केमिकल्स पाउडर में डाले जाते हैं, ऐसा नहीं ला इतना मोटा लट्ठा टेस्ट ट्यूब में डाल दिया बोले हो गए रिएक्शन, लो, ऐसे ना हो पाएगी रिएक्शन। हम लोग जिंक पाउडर यूज करते हैं, जिंक की ऐसे करके प्लेट या जिंक का पूरा स्लैब नहीं यूज करते हैं, जिंक की हम लोग पाउडर यूज करते हैं। तो इसलिए सरफेस एरिया बढ़ाने पर भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। प्रेशर, एक लिमिट तक प्रेशर भी इफेक्ट करता है। प्रेशर बढ़ाने पर मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे, टकराएंगे, और जब टकराएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा, ये भी पक्का है। लेकिन मैक्सिमम कहीं कहीं ज्यादा प्रेशर भी वेरी कर जाता है, तो ये बात ध्यान रखें। रेडिएशंस भी फैक्टर हैं, यानी कि सनलाइट में कुछ रिएक्शंस फास्ट चलती हैं, कुछ रिएक्शन स्लो हो जाती हैं, तो रेडिएशन भी रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है। और एक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, कैटालिस्ट। कैटालिस्ट रिएक्शंस के जो पॉजिटिव कैटालिस्ट होते हैं वो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं, बिकॉज दे चेंज द पाथ बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को घटा के पाथ को बदल देते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल दूं कि रिक्शे वाला क्या करता है, वो भाई रिक्शे से रेलवे स्टेशन जाना है तो वो लंबी दूरी नहीं पार करेगा, शॉर्टकट मार देगा, यानी कि जा वहीं रहा, पाथ बदल दिया, और जब पाथ बदला तो एनर्जी एक्टिवेशन जो होगी वो घट जाएगी और रेट ऑफ रिएक्शन ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो बच्चों, मैंने आज आपको पूरा टॉपिक समझा दिया, केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड एवरेज रेट बताया, इंस्टेंटेनियस रेट बताया, फैक्टर्स मैंने बताया आपको। और अगली वीडियो में तैयार रहिएगा, इसको ध्यान से देखिए, प्रैक्टिस करिए, मजबूत करिए अपनी केमिस्ट्री, है ना। हम चाहते हैं हमारे देश की केमिस्ट्री भी मजबूत हो जाए। तो अब आप इंतजार करिए, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि व्हाट इज मॉलिक्यूलरिटी, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये समझाऊंगा। तो तब तक आप केमिकल काइनेटिक्स में इस वीडियो को ध्यान से देखिए, पढ़िए, समझिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, और अपने दोस्तों तक भी ये वीडियो पहुंचाते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।